नेपाल में पिछले कुछ दिनों से बवाल मचा हुआ है। आपने देखा ही होगा कि वहाँ के युवाओं ने अ, ऐसा प्रोटेस्ट किया कि वहाँ के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। और ये जो प्रदर्शन था वो इतना उग्र कैसे हुआ, इतना बड़ा कैसे बन गया कि सरकार हिल गई, सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, घर छोड़कर भागना पड़ा। और इस पूरे प्रदर्शन के दौरान पूरे देश में आगजनी मची हुई है। आग लगा दिया गया है, वहाँ के संसद भवन हो, प्रधानमंत्री का आवास हो, सबको आग के हवाले कर दिया गया है। तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट ये कैसे बन गया? इसके पीछे की क्या कहानी है? कई लोग कई तरीके की बातें कह रहे हैं। आपने कई तरीके की मीडिया में कई बातें भी सुनी होंगी कि सोशल मीडिया पर बैन लग गया, इस वजह से हो गया। और भी तमाम कारण गिनाए जा रहे हैं। तो असल में सही कारण क्या है, वही बताने के लिए मैं आपके बीच में ये वीडियो लेकर आया हूँ। क्योंकि नेपाल जो है, भारत से सटा हुआ एक देश है। बहुत बड़ा देश नहीं है, पूरे देश की आबादी लगभग 3 करोड़ के आसपास है। और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है पूरे दुनिया में, एकमात्र हिंदू राष्ट्र है पूरी दुनिया में। तो इस नाते भी उसकी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो नेपाल की स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई? अचानक से खराब हुई या उसके बहुत पहले से इसको लेकर कुछ चल रहा था? क्या है पूरे इसके पीछे की कहानी? चलिए वही जानते हैं। दरअसल 8 सितंबर को एक प्रोटेस्ट हुआ नेपाल की राजधानी काठमांडू में, जिसके बाद स्थिति बद से बदतर हो गई, पूरी बिगड़ गई। ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था? ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि नेपाल सरकार ने तमाम सोशल मीडियाज़ को एक नोटिस दिया था कि आपको नेपाल गवर्नमेंट की तरफ जो उनके नियम कानून है उसमें उनका पंजीकरण करवाना पड़ेगा अपना सोशल मीडिया ऐप। जैसे कि फ़ेसबुक हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, यूट्यूब हो गए, टिकटॉक हो गए। तो टिकटॉक समेत कुछ ऐप ने तो पंजीकरण करवा लिया, लेकिन वहीं कुछ जो यूट्यूब, फ़ेसबुक वगैरह हैं, इन लोगों ने पंजीकरण नहीं करवाया। जिसके बाद सरकार ने वार्निंग दिया, फिर भी इन लोगों ने नहीं कराया। तो उसके बाद इन सोशल मीडिया ऐप्स को सरकार ने अ, इस सोशल मीडिया ऐप पर सरकार ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया। बैन लगाने के बाद युवाओं में बहुत आक्रोश बढ़ गया। उसके पीछे की भी कहानी है। क्यों सरकार चाहती थी कि इन सोशल मीडिया ऐप पे सीधे बैन लगा दिया जाए? उसके पीछे की कहानी ये है क्योंकि आप नेपाल का पूरा पिछले 15-17 सालों का अगर इतिहास देखें, तो 2008 से पहले नेपाल में राजशाही लागू थी। उसके बाद प्रदर्शन थोड़ा-सा उग्र हुआ तो पुलिस ने इनके ऊपर पहले तो अपने तमाम तरीके जो उनके रोकने के तरीके होते हैं कि आंसू गैस के गोले दागते हैं और तमाम तरीके के वो रबड़ वाले बुलेट्स दागते हैं, जिससे किसी तरीके से जनता रुक जाए। लेकिन जनता के बीच में आक्रोश बहुत ज़्यादा था, बहुत दिनों से बेरोज़गारी, महँगाई और भ्रष्टाचार से जनता जूझ रही थी। और सोशल मीडिया ऐप भी उनका बंद कर दिया गया, जहाँ एकमात्र जगह जहाँ पर वो अपनी आवाज़ उठा सकते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि और ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँच गए, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और वहाँ की जो पुलिस थी, वहाँ की जो आर्मी थी, उसको गोली चलानी पड़ गई। और जिसके बाद लगभग 19 लोग मतलब 19 बच्चों की मौत हो गई, जिसमें बताया जा रहा है कि एक 12 साल का भी बच्चा था। जिसके बाद जिसके बाद लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और लोग बड़ी संख्या में बाहर आए। और उसके बाद प्रधानमंत्री का घर हो उसको आग के हवाले कर दिया गया, संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया। और न सिर्फ राजधानी में बल्कि अलग-अलग जगहों पर नेपाल के वहाँ पर भी आगजनी की गई। और अगले उस दिन तो इतना ज़्यादा जब बवाल हुआ तो सरकार का दिमाग खुला और सरकार ने फिर अ, वो जो जिन ऐपों पर बैन लगाया था वो बैन हटा दिया। उसके बाद गृह मंत्री का इस्तीफा आता है, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं मानते हैं, तो प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ता है और बाद में राष्ट्रपति को भी इस्तीफा देना पड़ता है। फिलहाल नेपाल को कौन चला रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल सारा नियंत्रण जो है वो आर्मी के हाथ में है। आर्मी के बंदूक छीन लिए गए, लूट लिए गए। बड़े-बड़े नेताओं के घर में घुसकर लोगों ने बड़ी लूट मचाई। कई तरीके के वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं और स्थिति बिल्कुल नियंत्रण के बाहर है। हालाँकि वहीं कई जगहों से ये भी वीडियो आई कि कुछ नागरिकों ने अपील की है कि ये जो सरकारी संपत्ति है ये हमारी ही है और इसको नुकसान पहुँचाने से देश का नुकसान होगा। तो इस नाते जो होना था हो गया। फिलहाल स्थिति को और ज़्यादा बर्बाद ना किया जाए, जिससे कि जिसकी भरपाई
आने वाले दिनों में नेपालियों को ही करनी पड़ेगी। तो नेपाल की स्थिति फिलहाल बहुत ज़्यादा भयावह है। ये पूरा मामला इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचार, सरकार स्टेबल नहीं है उसके वजह से, और उसपे सोशल मीडिया ऐप को बैन कर दिया गया। सोशल मीडिया की ये ताकत आज के वक़्त में ये है कि आप भी जानते होंगे कि आपको कितना ज़्यादा सोशल मीडिया से लगाव होगा, और आज के वक़्त में अगर कोई नेपाल में, क्योंकि भ्रष्टाचार है, बेरोज़गारी है, महँगाई है, तो इसलिए नेपाल की बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ से पलायन करते हैं। वो भारत आते हैं या दुनिया के किसी दूसरे देश में जाके काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो उनसे उनके परिवार के जुड़ने का एकमात्र साधन सोशल मीडिया ही रहती है। व्हाट्सएप के ज़रिए वीडियो कॉल कर लेना, फेसबुक पे टेक्स्ट कर लेना, इंस्टाग्राम पे बातचीत कर लेना। तो अगर इन माध्यमों को आप बंद कर दोगे तो उसके बाद जनता के बीच में आक्रोश होना स्वाभाविक बात था। तो पिछले कई सालों से जो भ्रष्टाचार के आरोप और परिवारवाद के आरोप, जिसमें नेताओं के बच्चे, तो आप जानते हैं भारत में भी ऐशो-आराम की ज़िंदगी जीते हैं, जनता अपने हिसाब से जीती है जैसे जनता का रहता है। तो इस सब वजहों को मिलाकर देखें तब समझ में आता है कि नेपाल में इतना बड़ा बवाल क्यों हुआ, और नेपाल की सरकार चली गई। नेपाल से प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देकर भागना पड़ा। वहाँ के वित्त मंत्री को लोग दौड़ा-दौड़ा कर मार क्यों रहे हैं। अब बात समझ में आती है। आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आर्मी कितने दिन तक वहाँ पर अपने हाथ में कंट्रोल रखती है। वहाँ पर अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनता है। जो ज़ेनज़ी है उनका ये कहना है कि किसी नए व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो हमारी सोच से इत्तेफ़ाक रखे, ऐसे व्यक्ति को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। वहीं कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि अ राजशाही फिर से वापस आ जाए, राजशाही के दिनों में सब कुछ ठीक था, जनता भी एक आदमी को अपना नेतृत्व राजा मानकर उन्हीं के सहारे सब कुछ चले थे। जब से ये लोकतंत्र आया, तो नेपाल में 17 सालों में 12-14 सरकारें आईं और चली गईं। तो एक तरीके से स्टेबल गवर्नमेंट जब रहती है, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं रहता, गठबंधन की जब सरकार रहती है, तो कई तरीके की समस्याएँ सामने आती हैं। वही नेपाल में फिलहाल देखने को मिल रहा है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब तक वहाँ पर हालात ठीक नहीं होते हैं, चुनाव नहीं होते हैं, तब तक वहाँ कौन वहाँ उसको सँभालता है। क्या सेना प्रमुख ही उसको सँभालेंगे या फिर कोई अंतरिम प्रधानमंत्री बनेगा, और अगर बनेगा तो कौन बनेगा? जो भी वहाँ का प्रधानमंत्री बनता है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में हाज़िर होऊँगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। शुक्रिया। लेकिन वहाँ पर कभी भी कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रही। हमारे यहाँ इंडिया में देखिए कि 5-5 साल, 15-15 साल कोई प्रधानमंत्री रहते हैं, 10-10 साल लोग प्रधानमंत्री रहते हैं। लेकिन वहाँ पर पिछले 17 सालों में लगभग 13-14 सरकारें आईं और चली गईं। तो इससे पता चलता है कि कितनी गड्डमड वहाँ की स्थिति है। वहाँ पर कई पार्टियाँ हैं, किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, अलग-अलग विचारधारा, अलग-अलग चीज़ें, लेफ्ट की अपनी है, राइट विंग अपना है, और वहाँ का स्थानीय पार्टियाँ अलग-अलग हैं, तो इस वजह से वहाँ पर किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाता। और पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वहाँ के युवाओं ने बेरोज़गारी के मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, और इस मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर आवाज़ भी उठाया था, जो सरकार को बहुत ज़्यादा चुभ रहा था। जो तमाम सोशल मीडिया ऐप पर जो वीडियोज़ आ रहे थे, उसमें जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके बच्चों की वीडियोज़ आ रहे थे, उससे कंपेयर किया जा रहा था कि देखिए वहाँ के जो नेता हैं, उनके बेटे कितने ऐशो-आराम से जी रहे हैं, और जो वहाँ की स्थानीय जनता है, वहाँ के जो स्थानीय बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी बद से बदतर है। तो सोशल मीडिया पर जब नेताओं के खूब वीडियोज़ वायरल हुए, उनके बच्चों के, उनके परिवार के वीडियोज़ को जनता ने खूब वायरल किया, और ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, ये जेन ज़ी, यानी जो 1997 से 2012 के बीच में बच्चे जन्म लिए हैं, यानी हम लोग, इन लोगों का प्रोटेस्ट था। मतलब हम लोग, मतलब जो हमारी उम्र के लोग हैं, जो एकदम नए नवेले हैं, जो इस वक्त 22-23 साल के बच्चे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उन लोगों का ये प्रोटेस्ट था, और उन्हीं ने सरकार उखाड़ कर फेंक दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पे जब उन्होंने ये चीजें वायरल हुई, तो सरकार को ये बहुत ज्यादा चुभ भी रही थी कि क्यों ये चीजें हो रही है। तो इन्होंने सोशल मीडिया पर एक तरीके से बैन लगाने के लिए पंजीकरण करें, इसका एक नया नियम लागू किया। इसमें टिकटॉक ने तो कर दिया, तो टिकटॉक पे बैन नहीं लगा, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे सीधे तौर पे बैन लगा दिया, जिसके बाद जनता सड़कों पर आ गई। लेकिन फिर भी इतना बवाल न मचता। उसके बाद फिर क्या हुआ है कि मान लीजिए 8 सितंबर को जनता प्रोटेस्ट करने सड़क पर आई।